मित्रों, क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसी कोई कोइंसिडेंस वाली घटना हुई है, जैसा कि आपने कुछ इमेजिन किया हो और वह कुछ सालों के बाद सच हो जाए? ठीक ऐसा ही हुआ सन 1970 में आई एक साइंस फिक्शन इस मूवी के साथ, जिसका नाम था स्टार वार, जिसमें एक डेंजरस वेपन को दिखाया जाता है जिसका नाम था डेथ स्टार। ये डेथ स्टार केवल एक खतरनाक हथियार ही नहीं था, बल्कि एक तरह का स्पेस स्टेशन भी होता है, जिसमें हजारों सोल्जर्स, ऑफिसर्स और स्पेसशिप्स के लिए भी जगह होती है। यानी कि पूरी की पूरी सुविधाएं इसमें मौजूद थी। इस डेथ स्टार में से एक लेजर लाइट निकलती है जो कि किसी भी प्लेनेट को पल भर में नष्ट कर सकती है। ठीक ऐसा ही एक ऑब्जेक्ट हमारे इस सोलर सिस्टम में मौजूद है। लेकिन डरिए मत, ये ऑब्जेक्ट कोई खतरनाक वेपन नहीं है, बल्कि एक छोटा सा मून है जिसका नाम मीमास है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के सबसे खूबसूरत कहे जाने वाले प्लेनेट शनि ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। शनि ग्रह का यह मून ठीक इस मूवी में दिखाए जाने वाले काल्पनिक खतरनाक हथियार डेथ स्टार से बहुत ही ज्यादा मिलता जुलता है। जबकि उस वक्त तो शनि ग्रह के मून मीमास की तो कोई स्पष्ट इमेज भी नहीं ली गई थी, जिससे कि इंस्पायर होकर वो लोग ऐसी मूवी बनाते। दरअसल सैटर्न के मून मीमास की खोज 17 सितंबर 1789 को ब्रिटिश खगोलशास्त्री विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। विलियम हर्शल ने मीमास की खोज अपने समय की सबसे बड़ी दूरबीनों में से किसी एडवांस दूरबीन का उपयोग करके की थी, जिसे उन्होंने खुद ही डिजाइन किया था और बनाया भी था। यह 40 फीट लंबी एक रिफ्लेक्टिंग दूरबीन थी, जो कि छोटे चंद्रमाओं का पता लगाने में सहायक थी। इस दूरबीन की मदद से उन्होंने शनि के रिंग्स के पास छोटे हल्के चमकीले बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया, और इनमें से एक बिंदु था मीमास, जो कि शनि के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी परिक्रमा कर रहा था। उन्होंने कई रातों तक उस चमकीले बिंदु की स्थिति और गति का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि यह पिंड शनि ग्रह के चारों ओर अपनी ऑर्बिट में ही था, जो कि ये साबित करता था कि ये एक प्राकृतिक उपग्रह ही है। उन दिनों विलियम हर्शल मीमास को सिर्फ एक बिंदु के रूप में ही कैप्चर कर पाए। वे मीमास की एक स्पष्ट इमेज ही नहीं ले पाए, क्योंकि उन दिनों उनकी दूरबीन इतनी एडवांस नहीं थी, जिससे कि वे मीमास की एक स्पष्ट इमेज ले पाते और देख पाते कि मीमास की सतह पर एक बड़ा गड्ढा भी है। तो फिर कैसे पता चला कि मीमास की शेप मूवी में दिखाए जाने वाले डेथ स्टार से मिलती जुलती है? और क्या मीमास पर वैज्ञानिकों को कुछ मिला? तो यही सब जानेंगे आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द रहस्य वर्ल्ड में। मीमास, जो कि शनि ग्रह का छोटा लेकिन बेहद ही इंटरेस्टिंग मून है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका डेथ स्टार के जैसा दिखना, जो कि इसे सौरमंडल के सबसे अनोखे चंद्रमाओं में शामिल करता है। मीमास का व्यास लगभग 396 किलोमीटर है। मीमास शनि ग्रह को 186,000 किलोमीटर की दूरी से ऑर्बिट करता है, जो कि शनि के अन्य चंद्रमाओं के मुकाबले थोड़ी नजदीक है। मीमास को शनि ग्रह की एक परिक्रमा करने में 22 घंटे 36 मिनट लगते हैं। मीमास का आकार छोटा होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिस कारण से इसका आकार पूरी तरह से गोल नहीं है। इसके अलावा मीमास शनि के साथ टाइडली लॉक्ड है, यानी कि इसका एक हिस्सा शनि की ओर रहता है और दूसरा हिस्सा शनि से परे रहता है। शनि ग्रह के ग्रेविटेशनल फोर्स से इसकी आकृति में थोड़ा सा बदलाव है, जिससे कि ये पूरी तरह गोल नहीं है। ऊपर से मीमास की सतह पर एक विशालकाय गड्ढा है, जो कि इसकी संरचना में असंतुलन पैदा करता है। इस विशालकाय गड्ढे ने मीमास की सतह को एक जगह से बेकार बना दिया है, जो कि इसकी गोलाई पर असर डालता है। मीमास शनि के चारों ओर लगभग गोलाकार कक्षा में परिक्रमा करता है। यह शनि के छल्लों के बहुत पास है और इसका ग्रेविटेशनल इफेक्ट शनि के छल्लों के बीच के एक गैप को बनाने में मदद करता है, जिसे कैसिनी डिवीजन भी कहा जाता है। पर मित्रों, जिस विशालकाय गड्ढे के कारण मीमास पूरी तरह से गोल नहीं है, वही विशालकाय गड्ढा ही मीमास पर आकर्षण का केंद्र भी है, जिसे हर्शल क्रेटर कहा जाता है। इस विशालकाय क्रेटर का पता तब चला जब 1980 में वोयाजर 1 स्पेसक्राफ्ट ने इसकी पहली स्पष्ट इमेज कैप्चर की। वोयाजर 1 ने दिखाया कि मीमास की सतह पर एक विशाल गड्ढा है। यह गड्ढा लगभग 130 किलोमीटर चौड़ा है। इसका बीच का हिस्सा और चारों ओर की दीवारें गहरी हैं और बीच में एक बड़ी सी चोटी यानी कि एक सेंट्रल पीक भी है। इस गड्ढे का नाम विलियम हर्शल के सम्मान में रखा गया है, जिन्होंने मीमास की खोज की थी, और इसलिए इस क्रेटर को हर्शल क्रेटर का नाम दिया गया है। 12 नवंबर 1980 को वोयाजर 1 द्वारा मीमास की एक इमेज कैप्चर की गई, जिसमें इस क्रेटर को साफ देखा जा सकता है। यह इमेज वोयाजर 1 में लगे एक नैरो एंगल कैमरा से ली गई थी। इस कैमरा की मदद से मीमास और उसके क्रेटर की क्लियर इमेजेस ली गई थी।
वॉयेजर 1 में एक और कैमरा लगा हुआ था जो कि वाइड एंगल कैमरा था। इस कैमरा ने शनि और उसके आसपास के मून की इमेजेस कैप्चर की। ये दोनों ही कैमरास वीडियोकॉन ट्यूब टेक्नोलॉजी पर आधारित थे, जो कि उस समय की एक उन्नत इमेजिंग तकनीक थी। वॉयेजर 2 ने मीमांस की इतनी अच्छे से तस्वीरें नहीं ली जितनी कि वॉयेजर 1 ने ली थी, क्योंकि वॉयेजर 2 को अपनी यात्रा के दौरान स्पेशली यूरेनस और नेपच्यून ग्रह के चंद्रमाओं को ही ऑब्जर्व करना था और आगे बढ़ना था। वॉयेजर 1 द्वारा जब इस क्रेटर की इमेज ली गई तब उसको देखकर वैज्ञानिकों ने ये अंदाजा लगाया कि इस क्रेटर के बनने का कारण किसी बड़े ऑब्जेक्ट का मीमांस की सतह से टकराना था। यह विशाल ऑब्जेक्ट जब मीमांस की सतह से टकराया होगा तब टक्कर इतनी जोरदार थी कि मीमांस के टुकड़े टुकड़े होते हुए बच गए। यह क्रेटर मीमांस के तीसरे हिस्से के बराबर है। मीमांस पर वॉयेजर 1 ने सिर्फ क्रेटर का ही पता नहीं लगाया, बल्कि मीमांस चट्टान और बर्फ से भी बना हुआ है, इसके बारे में भी जानकारी दी। इसके अलावा मीमांस पर कई छोटे बड़े गड्ढे भी मौजूद हैं और मीमांस की कक्षा अन्य चंद्रमाओं की तुलना में काफी करीब है। वॉयेजर 1 द्वारा ली गई इमेजेस से प्राप्त डेटा से वैज्ञानिकों ने ये अंदाजा लगाया कि शनि ग्रह, उसके रिंग्स और उसके मून्स काफी अजीब और रहस्यमयी हैं और इसलिए वैज्ञानिकों ने 15 अक्टूबर 1997 को शनि ग्रह पर कैसिनी मिशन को भेजा। इस मिशन को नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा और इटालियन स्पेस एजेंसी ASI, इन तीनों स्पेस एजेंसियों के सहयोग से लॉन्च किया गया था। इस मिशन के कारण ही हमें शनि ग्रह, उसके रिंग्स और उसके मून्स के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने मीमांस के सबसे नजदीक फ्लाईबाय 13 फरवरी 2010 को किया था। यह फ्लाईबाय मीमांस की सरफेस और उसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को एनालिसिस करने के लिए किया गया था। कैसिनी ने मीमांस पर अपने फ्लाईबाय के दौरान वही फेमस और लार्ज क्रेटर को देखा जिसे हर्शल क्रेटर कहा जाता है, जिसकी इमेज सबसे पहले वॉयेजर 1 ने ली थी। इसके बाद कैसिनी ने मीमांस पर अलग अलग तापमान के पैटर्न्स देखे। कैसिनी ने अपने कंपोजिट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर इक्विपमेंट की मदद से मीमांस की सरफेस से निकलने वाले इंफ्रारेड रेडिएशन को मापा। यह उपकरण सरफेस के अलग अलग हिस्सों के तापमान को माप सकता था। इस दौरान कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने मीमांस पर पैकमैन थर्मल पैटर्न की खोज की। इस उपकरण के जरिए कैसिनी ने देखा कि इस थर्मल इमेज में मीमांस के एक क्षेत्र का तापमान ठंडा और दूसरे क्षेत्र का तापमान गर्म था, जिसमें गर्म क्षेत्र को पीले रंग में दिखाया गया है और ठंडे क्षेत्र को नीले रंग में दिखाया गया है। यह पैटर्न बिल्कुल पैकमैन वाली वीडियो गेम जैसा दिखाई दे रहा था, इसलिए इसे पैकमैन थर्मल पैटर्न का नाम दिया गया। और मीमांस पर ये पैकमैन का पैटर्न आखिर कैसे बनता है, इसके बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि सैटर्न के मैग्नेटोस्फीयर से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स मीमांस की लीडिंग साइड, अर्थात मीमांस का जो भाग शनि के सामने रहता है, उस पर उन चार्ज पार्टिकल्स की बमबारी होती रहती है, जिससे कि वहाँ की बर्फ सख्त और घनी हो जाती है। यह बर्फ सामान्य बर्फ की तुलना में गर्मी को अपने अंदर प्रवाहित करती रहती है, अर्थात गर्मी को अपने अंदर भेजती रहती है, जिस कारण यहाँ का तापमान लगातार कम रहता है। कहने का मतलब है कि यह कठोर बर्फ गर्मी को सतह पर रोककर नहीं रख पाती और उसे सतह के अंदर प्रवाहित करती रहती है, और एक तरह से ये बर्फ एक कंडक्टर का काम करती है। अब आप ये मत सोचने लग जाना कि ये बर्फ एकदम से किसी मेटल की तरह गर्मी को प्रवाहित कर देती है, बल्कि ये धीरे धीरे गर्मी को अपने अंदर समाहित करती रहती है, और गर्मी इकट्ठा ना हो पाने के कारण वहाँ का तापमान हमेशा कम रहता है। इसके विपरीत जो फ्लफी आइस यानी कि भुरभुरी बर्फ होती है, उसमें एयर पॉकेट्स होने की वजह से वह गर्मी को ऊपर सतह पर रोक कर रख लेती है और सतह के अंदर जाने ही नहीं देती, जिससे कि सतह का तापमान गर्म बना रहता है। और शनि के मैग्नेटोस्फीयर के चार्ज पार्टिकल्स मीमांस का जो हिस्सा शनि से दूर रहता है, अर्थात ट्रेलिंग साइड, वहाँ बहुत ही कम मात्रा में पहुँचते हैं, जिससे कि वहाँ की बर्फ कठोर नहीं होती और फ्लफी ही बनी रहती है। ये फ्लफी आइस मीमांस के उस हिस्से पर इंसुलेटर अर्थात गर्मी को रोकने का काम करती है, जिससे कि वहाँ का तापमान गर्म रहता है। मित्रों, अब आप यही सोच रहे होंगे कि मीमांस की ट्रेलिंग साइड पे गर्मी कहाँ से आती है। तो ये गर्मी सूर्य से दिन के समय पड़ने वाली रोशनी से मिलती है। इसके अलावा शनि ग्रह के थोड़े बहुत चार्ज पार्टिकल्स से निकलने वाली गर्मी भी वहाँ की गर्मी को बनाए रखने में मदद करते हैं। अब एक और सवाल आपके मन में ये भी उठ रहा होगा कि बर्फ तो कोई भी हो, वो सूर्य से आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट कर ही देती है, और इसलिए उस जगह का तापमान हमेशा कम ही रहता है। तो फिर मीमांस पर ऐसा क्यों है कि एक जगह बर्फ होते हुए भी तापमान ज्यादा है और एक जगह बर्फ होते हुए भी तापमान कम? तो वो इसीलिए क्योंकि ये मीमांस की सतह, संरचना और बर्फ के गुणों पर निर्भर करता है कि बर्फ वाली कौन सी जगह पर तापमान कम होना चाहिए और कौन सी जगह पर ज्यादा।
जब कैसिनी स्पेसक्राफ्ट मिमास को फ्लाई बाई कर रहा था तो कैसिनी ने मिमास पर इसी पैटर्न को देखा और डाटा वैज्ञानिकों तक भेजा। मित्रों, विज्ञान एक ऐसी चीज है जिसे समझने के लिए उस बात की गहराई तक जाना होता है जिससे कि हम समझना चाहते हैं, तभी हमें वो बात पूरे तरीके से समझ में आती है। जब कैसिनी अपने मिशन के दौरान मिमास को फ्लाई बाई कर रहा था तो उसने मिमास में एक हलचल देखी। कैसिनी ने देखा कि मिमास अपनी धुरी पर घूमता हुआ डगमगाता है, अर्थात वोबल करता है। हिलने डुलने की इस गति को लिब्रेशन कहा जाता है, जिसका कारण वैज्ञानिकों को समझ में नहीं आया, क्योंकि अब तक वैज्ञानिक यह मानते थे कि मिमास बस एक चट्टानी मून है जिस पर जगह जगह पर गड्ढे हैं। ये बस एक छोटा सा ही मून है और ये टाइडली लोक्ड है, जिस वजह से ये लिब्रेशन कर सकता है। पर जब कैसिनी ने वैज्ञानिकों को लगातार डेटा भेजना शुरू किया तो वैज्ञानिकों ने दो अलग अलग निष्कर्ष निकाले कि शायद मिमास के अंदर या तो कोई चट्टानी कोर हो सकता है या फिर कोई पानी का महासागर। पर अब तक वैज्ञानिकों ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की थी, क्योंकि शनि का जो एक और आइसी मून है जिसका नाम एन्सेलेडस है, उसकी सतह चिकनी और स्मूथ है, क्योंकि उसकी सतह से पानी जमी हुई बर्फ से जेट्स के रूप में बाहर आता है। तो इससे वैज्ञानिक यह मानते हैं कि एन्सेलेडस के नीचे तरल महासागर हो सकते हैं। एन्सेलेडस जैसे मून पर तो ये बात सही बैठती है, पर मिमास जिस पर हर तरफ छोटे बड़े क्रेटर ही क्रेटर और ये एक बस चट्टान जैसा ही नजर आता है, और ना ही इस पर कोई गीजर्स या जेट्स देखे गए हैं, और ना ही मिमास पर टाइडल हीटिंग इतनी ज्यादा है कि मिमास पर पानी तरल रूप में मौजूद हो। टाइडल हीटिंग से मेरा मतलब है एक मून को अपने प्लेनेट से मिलने वाली ज्वार या गर्मी। भले ही मिमास एन्सेलेडस की तुलना में शनि ग्रह के बहुत ही ज्यादा करीब है, पर मिमास की बजाय टाइडल हीटिंग का प्रभाव एन्सेलेडस पर ज्यादा है, जिसकी वजह से वहां पर पानी तरल रूप में बर्फ के मोटी सतह के नीचे मौजूद है। पर वैज्ञानिक अभी भी यही मानते हैं कि मिमास की सतह के नीचे ना सही, लेकिन मिमास की बहुत अधिक गहराई में महासागर हो सकता है। तो मित्रों, ये थी शनि ग्रह के मून मिमास के बारे में एक बेसिक सी जानकारी। आपको क्या लगता है कि मिमास जैसे चट्टानी मून पर कोई महासागर हो सकता है? क्योंकि अगर मिमास पर महासागर होने की पुष्टि हो जाती है तो यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अब तक तो मिमास को बस एक सिर्फ चट्टानी और बर्फीला चंद्रमा ही माना जाता था। इसके साथ ही मिमास पर महासागर होने का मतलब होगा वहां पर जीवन के लिए संभावनाएं भी मौजूद हो सकती हैं, अर्थात एलियन लाइफ। अगर आपको लगता है कि मिमास पर महासागर हो सकते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आज की इस वीडियो का इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसे मिमास पर पैकमैन का पैटर्न देखा गया, वैसे ही शनि के 5वें मून टेथिस पर भी पैकमैन जैसा पैटर्न देखा गया, जो कि वहाँ के अलग अलग तापमान को दर्शाता है। तो मित्रों, आज का ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा, ये भी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी से कुछ नया जानने को मिलता है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।